वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 37 का एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं। आटम 2016 से क्वेश्चन है। नेपच्यून लिमिटेड 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू नेपच्यून लिमिटेड विच इज़ इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज एंड केमिकल्स। इसके बाद हमें 3 सिचुएशंस दी हुई हैं, ए, बी एंड सी। और उसके बाद रिक्वायरमेंट है कि डिस्कस गिविंग रीजंस how each of the above issues should be dealt with in the financial statement of NL for the years ended 30th June 2015 and 16 in accordance with the requirement of IFRS. Assume that NL financial statements are authorized for issue 3 months after the year end, यानी 30th September 2015 एंड 2016 जो है वो डेट ऑफ ऑथराइजेशन है। तो इसको जहन में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब वन बाय वन हर सिचुएशन को देखते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन है कि इन जुलाई 2015 एनएल वाज सूड बाय अ कस्टमर हु क्लेम डैमेजेस ऑफ ₹2 million ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ 2000 डिफेक्टिव बैटरीज इन जनवरी 2015, यानी ईयर एंड जो 15 का ईयर एंड है जून में हो रहा है उससे पहले, लेकिन जो केस फाइल हुआ है वो जुलाई में हो रहा है। द लीगल एडवाइजर एट दैट टाइम एंटिसिपेटेड दैट इट इज प्रोबेबल दैट द केस वुड बी डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द कस्टमर, यानी हम केस हार जाएंगे और हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो एक ऑब्लिगेशन यहाँ पर रिकग्नाइज हो जानी चाहिए। इन मार्च 2016, अब ये एक साल से रिलेटेड सिचुएशन है और ये अब नेक्स्ट ईयर की सिचुएशन है। An independent team submitted a report to the court showing that 80% of the batteries were not faulty and there were minor defects in the remaining batteries. As a result, the company's lawyers found to the view that it was highly unlikely that the court would award compensation to the customer. On 5th July 2016, अब ईयर एंड के बाद, the court decided the suit and ordered NL to replace all 20% the faulty battery supplied to the customer. तो ये सेकेंड ईयर का सिनेरियो कवर होता है। अब दोनों सिचुएशन में जो इवेंट है वो एडजस्टिंग है, क्योंकि जुलाई में जब केस फाइल हुआ तो बैटरीज जनवरी में सप्लाई हो चुकी थी और 5 जुलाई को जब कोर्ट का डिसीजन आया तो केस ऑलरेडी जो है मार्च के अंदर उस स्टेटस पर चल रहा था जिसमें ये पॉसिबिलिटी थी कि हमें 20% के डैमेजेस देने पड़े। सो आंसर में हम पहले 2015 के एंगल को कवर करते हैं। तो 2015 में क्योंकि प्रोबेबल है तो हम एक 2 मिलियन की प्रोविजन रिकग्नाइज करेंगे। अब रीजंस भी बतानी है। तो पहली बात तो ये कि एनएल की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, क्योंकि जो बैटरीज थी वो हम सप्लाई कर चुके थे। दूसरी बात यह है कि कस्टमर का क्लेम जो है वो हमारे लॉयर्स ने कंफर्म किया है कि प्रोबेबल है कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ऑब्लिगेशन सेटल करनी पड़ेगी। और रिलायबल एस्टिमेट जो है वो भी अवेलेबल है कि 2 मिलियन के डैमेजेस क्लेम किए गए हैं। तो लॉयर की तरफ से ये था कि कस्टमर की फेवर में डिसीजन हो जाएगा, तो ये 2 मिलियन का आपको प्रोविजन रिकग्नाइज करनी चाहिए। अब सिचुएशन 2016 में जाकर चेंज हो गई, तो 2016 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इसको कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो जुलाई में जो हमें ये बात पता चल रही है, नंबर वन तो ये कि ये एडजस्टिंग इवेंट है और जो हमने पहले प्रोविजन क्रिएट लास्ट ईयर की थी अब हम उसको रिवर्स कर देंगे। कंपनी को प्रोविजन को रिवर्स कर देना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट जो 20% बैटरीज पर लगनी है, लेस द अमाउंट दैट वुड बी रिकवर्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ फॉल्टी बैटरीज। तो उन बैटरीज को आने के बाद भी हम तो स्क्रैप में भी तो सेल कर सकते हैं, तो वो जो नेट अमाउंट होगी उतने की हम प्रोविजन रिकग्नाइज कर रहे होंगे, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है कि आपने रिप्लेस करके देनी है बैटरीज। तो हमें अगर न्यू 20% देनी होंगी तो पुरानी हमारे पास आ भी रही होंगी। नेक्स्ट सिनेरियो है हमारे पास सिचुएशन का कि इन जुलाई 2014 एनएल एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये 2015 का जो ईयर एंड हो रहा है जून में उसका स्टार्ट है। With effect from 1st November 2014, the supplier stopped the supply of raw material and demanded price increase of 30%. Due to stoppage of supply, NL was unable to meet its sales orders. NL filed a suit claiming damages of ₹40 million from the supplier on 15 June 2015. तो 2015 का जो ईयर एंड है उससे पहले ही हमने क्लेम फाइल कर दिया था, उससे पहले सिचुएशन और डिस्प्यूट राइज हो चुका था। ऑन 30 जून 2015 एनएल लॉयर एंटिसिपेटेड दैट एनएल वुड बी अवॉर्डेड डैमेजेस अप टू 60% ऑफ इट्स क्लेम, यानी ये जो 40 मिलियन है इसका 60% अमाउंट मिल जाएगा, ये लॉयर्स की एंटिसिपेशन है। ऑन 15 अगस्त 2016, अब 2016 के भी ईयर एंड के बाद
द कोर्ट डिसाइडेड द केस इन फेवर ऑफ एनएल एंड अवॉर्डेड डैमेजेस ऑफ ₹30 मिलियन टू द कंपनी। तो एक्चुअली हमें जो है वो 30 मिलियन के डैमेजेस मिल गए। अब पॉइंट ये है कि 2015 में जो सिचुएशन थी उसमें एंटिसिपेशन है, यानी प्रोबेबल तो है कि हमें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वर्चुअली सर्टन नहीं है कि हमें पैसे मिलेंगे। तो ऑन दिस बेसिस हमें कंटीजेंट एसेट डिस्क्लोज करना चाहिए 2015 में। तो 2015 में एनएल शुड डिस्क्लोज द रिकवरेबल डैमेजेस एज कंटीजेंट एसेट, क्योंकि एक तो आईएफआरएस जो है वो कंटीजेंट एसेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकग्नाइज करना अलाउ नहीं करता। दूसरी बात ये कि इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल है, और प्रोबेबल भी ना होता तो फिर तो इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते। और जब कंटीजेंट एसेट को हम डिस्क्लोज करेंगे तो साथ ही उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट भी बताएंगे, जो कि 24 मिलियन बनता है, 40 मिलियन का 60%। अब 2016 में आकर सिचुएशन हमारे लिए मजीद फेवरेबल हो गई है, जिसमें कोर्ट ने ईयर एंड के बाद डिसीजन दे दिया। अब जो कोर्ट का ईयर एंड के बाद डिसीजन है ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि ईयर एंड पर जो ये केस है और ये सिचुएशन है ये एग्जिस्ट करती थी, और क्योंकि अब हमें ये कंफर्म हो चुका है कि हमें 30 मिलियन मिल जाने, तो ये वर्चुअली सर्टन कंसीडर होगा ईयर एंड पर, और ये अब एक कंटीजेंट एसेट ट्रीट नहीं होगा बल्कि एक नॉर्मल प्रॉपर एसेट ट्रीट होगा, जो लाइक रिसीवेबल हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो करेंगे। तो इट इज़ एन एडजस्टिंग इवेंट नाउ, वर्चुअली सर्टन है, कंटीजेंट एसेट नहीं रहा, वो एक प्रॉपर एसेट और रिसीवेबल के तौर पे रिकग्नाइज होगा। थर्ड सिनेरियो है कि ऑन 30 अप्रैल 2015, यानी जो 2015 का ईयर एंड है उससे 3 मंथ्स बिफोर, एनएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ द केमिकल डिवीजन विच वाज इनकरिंग हैवी लॉसेस। द डिसीजन वाज मेड पब्लिक ऑन 10 दिसंबर 2015। यानी 2015 में जब जून एंड हुआ तो तब तक डिसीजन को कम्युनिकेट नहीं किया गया था, और तब हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी। एनएल commenced negotiation with Venus Limited in March 2016. The sale was finally executed on 31st July 2016. तो हमारी जो ऑब्लिगेशन बन रही है वो बन रही है 10 दिसंबर 2015 को, और जून जब 2015 था उस पर हमारी ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, और जून 2016 में हमारी ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती थी। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त 2016 इन कनेक्शन विद द क्लोजर ऑफ द डिवीजन वर एज फॉलोज। तो कुछ कॉस्ट जो हैं वो ईयर एंड के बाद लगी हैं। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले अगर हम 2015 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं तो उस टाइम पर तो हमारी डिसीजन पब्लिक ही नहीं हुई थी, यानी डिसीजन अगर हमने कर भी ली थी 30 अप्रैल को तो ईयर एंड तक उसको कम्युनिकेट नहीं किया था, और जब तक कम्युनिकेट नहीं किया था तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती। तो ना ही कोई डिटेल्ड फॉर्मल प्लान अवेलेबल था, और ना ही उस डिसीजन को कम्युनिकेट किया गया था, तो किसी की वैलिड एक्सपेक्टेशन भी क्रिएट नहीं होंगी, तो इसलिए ना प्रोविजन रिकग्नाइज होगी ना डिस्क्लोजर देना होगा। लेकिन 2016 के ईयर एंड पर आते हैं, तो क्योंकि जब डिसीजन कम्युनिकेट कर दी गई थी और इवन ईयर एंड से पहले जो है निगोशिएशंस भी शुरू हो गई थी, डील ईयर एंड के बाद भी फाइनलाइज हुई है, तो हमारी ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती थी रीस्ट्रक्चरिंग की, तो इसकी प्रोविजन रिकग्नाइज होगी। लेकिन पॉइंट ये है कि प्रोविजन किस अमाउंट की रिकग्नाइज होगी, तो प्रोविजन रिडंडेंसी कॉस्ट की रिकग्नाइज होगी। स्टाफ ट्रेनिंग जो है वो IS 37 में स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है कि इसको आप नहीं ले सकते, और ऑपरेटिंग लॉसेज, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज भी स्टैंडर्ड के अंदर स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है, क्योंकि वो फ्यूचर के इवेंट से राइज होने, वो ईयर एंड पर वो लॉसेज एग्जिस्ट नहीं करते, तो आप उनकी प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं करेंगे। तो 2016 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोविजन शुड बी रिकग्नाइज्ड बिकॉज ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज द कम्युनिकेशन, जो कि 10 दिसंबर को हो गया था। However, the provision should only be recognized to the extent of redundancy cost. IS 37 prohibits the recognition of future operating losses and staff training cost. तो specifically prohibit किया हुआ है, इसलिए हम इन दो कॉस्ट को recognize नहीं करेंगे और सिर्फ redundancy को provision for restructuring के अंदर शामिल करेंगे। So that's all for today. Have a good day.